हेलो 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 सही है। हेलो हो गया। हेलो बाबू, सरफेस केमिस्ट्री हम सब पिछले क्लास में स्टार्ट किए हैं। आज सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, वो क्या होता है आप ने देखा, और इसमें अधिशोषण और आप अवशोषण के बारे में पढ़े थे। अब उसी से थोड़ा और आगे हम सब को बढ़ना है। अब अधिशोषण के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। अधिशोषण की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एडजॉर्प्शन। ठीक है, ए डी डी लगा रहे हैं, बी नहीं है। तो अधिशोषण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है। एक का नाम है भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरे का नाम हो जाएगा रासायनिक अधिशोषण। इस दोनों में अंतर हम सबको पढ़ना है। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। इस दोनों में हम सब अंतर देखेंगे। और पिछले क्लास में जो भी आप सब पढ़े हो, सबके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा शायद। कोई बच्चा फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हो तो पहले फर्स्ट पार्ट को ही देखना, फिर सेकेंड थर्ड, ऐसे जहां मर्जी वो बोला देख लेना। बहुत सारा वीडियो है प्रीवियस चैप्टर का भी। यदि किसी बच्चे का छूट गया है तो ध्यान देना, पहले फर्स्ट पार्ट देखना, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे सीरियली चल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किसी में डाउट लगे तो एक बार वीडियो को फिर सुन लेना है। फिर भी ज्यादा दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप से हमसे बात कर सकते हैं। आप नंबर व्हाट्सएप का है 7277270403। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, जो भी आप सबके पास प्रॉब्लम होगा जरूर उसको सुना जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इस दोनों का हम अलग से प्रकार करते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री हम सब पढ़ ही रहे हैं, अधिशोषण की हम बात कर रहे हैं। ये दो प्रकार का होता है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे आज। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो एक का नाम है क्या, भौतिक अधिशोषण। भौतिक भौतिक अधिशोषण, और दूसरे का नाम क्या है, रासायनिक। दूसरे का नाम क्या है, रासायनिक अधिशोषण। एक का नाम है भौतिक अधिशोषण और दूसरे का नाम क्या है, रासायनिक अधिशोषण। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम सब अंतर पढ़ेंगे तो अंतर सबसे आसान होता है। अंतर यदि पूछता है ना, एक में अंतर में कैसे बनाते हैं, एक में होता है हाँ, दूसरे में होता है ना। एक में होगा अधिक, दूसरे में होगा कम। अंतर वाला जो भी होता है ना, वो बहुत ही आसान होता है। थोड़ा समझने की आपकी बात है, सिर्फ समझ जाने हैं जो क्या होता है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर हम बताना चाहते हैं। तो देखिए इस दोनों में अंतर क्या होगा, इसका इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसका क्या होगा, फिजिकल, इसको लिखेंगे क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा ना। इसका होगा इंग्लिश में फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा आपको पता होगा, इसका क्या लिखने वाले हम सब, केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन।
ठीक है, इसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इसका केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसको और इंग्लिश में एक और नाम है, इसका बोलेगा फिजिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन भी इंग्लिश में बोल देता है, फिजिसॉर्प्शन, ठीक है। और इसका लिख देगा क्या, केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। इसको रासायनिक अधिशोषण को रसोब शोषण भी बोल देता है, रसोब शोषण, ठीक है। तो कभी भी हिंदी में दिक्कत होगा तो इंग्लिश में देख लेंगे, इंग्लिश में दिक्कत होगा तो हिंदी में आप देख सकते हो। तो देखिए इसमें, इस दोनों में हम सबको अंतर पढ़ने हैं, इस दोनों के हमें, हम लोग को क्या करना है, इस दोनों में हम सबको अंतर पढ़ने हैं, समझिए ध्यान से। तो ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ये अच्छे तरीके से देखिएगा। एक में हाँ होता है तो एक में ना होता है, अंतर वाला में आपको पता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक में अधिक होगा तो एक में कम होगा, है ना। तो ये सब अंतर में होता ही है, अंतर मतलब है डिफरेंट होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। तो ये अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। अब क्या बोला है, जो भौतिक अधिशोषण जो होगा ये निम्न ताप पर ही संभव हो जाता है। अब मुझे बताओ, यदि एक पॉइंट तुम जानते हो जो भौतिक अधिशोषण निम्न ताप के लिए सहायक है या निम्न ताप पर ही संभव है, तो बताओ रासायनिक अधिशोषण क्या होना चाहिए, अधिक ताप पर संभव होगा, नहीं होगा। ये निम्न ताप पर सहायक होगा तो ये क्या होगा, उच्च ताप पर सहायक होगा। ये पहला पॉइंट। ये क्या होता है, प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, ये प्रकृति में स्पेसिफिक नहीं है, प्रकृति में या ना विशिष्ट नहीं है। तो यदि ये बोल पता चल गया आपको ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रकृति में क्या होगा, विशिष्ट होगा। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान जो होता है वो काफी कम होता है। अब मुझे बताओ, इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान यदि कम होगा तो इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसके लिए एंथैल्पी का मान क्या होता है, निम्न होता है। इसके लिए एंथैल्पी का मान यदि निम्न होगा तो इसके लिए एंथैल्पी का मान क्या होगा, उच्च होगा। होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, उच्च होगा, है ना। तो ऐसे करके हम सब क्या करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस परिवर्तन लिखते हैं। 2 नंबर का आता है, 4-5 पॉइंट दे देने हैं आपको, है ना। काफी है, 4 पॉइंट दे दोगे तो बस काफी है। ये पूछता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर को लिखें। तो क्या होगा, ये विशिष्ट प्रकृति, ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, तो ये प्रकृति में क्या होगा, विशिष्ट होता है या अति विशिष्ट होता है। ये निम्न ताप पर सहायक है तो ये क्या होगा, उच्च ताप पर सहायक होगा। इसके लिए निम्न सक्रियण ऊर्जा की जरूरत होती है, इसके लिए अधिक सक्रिय ऊर्जा की जरूरत होती है। इसमें एंथैल्पी का मान निम्न होता है, इसमें एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ताप बढ़ाओगे तो ये घटेगा, भौतिक अधिशोषण घटेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे करके हम सब डिफरेंस 4-5 लिख लेंगे, 2 मार्क्स का ही आता है डिफरेंस, ऐसे लिख लेंगे। एंथैल्पी का मान जो निम्न होता है ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल है, और इसका जो दिया हुआ है ये किसी में देगा 30 से 240, किसी में देगा 80 से 240, ठीक है। तो जो बोले हम सब दे सकते हैं, लेकिन इसका उच्च होता है, इसका निम्न होता है। इस दोनों में हम सब क्या करेंगे, अंतर लिख देंगे। तो अंतर में सिंपल है। तो अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण, है ना। तो इस दोनों में हम सब अंतर लिखेंगे। तो हाँ, जब अंतर हम सब लिख लेते हैं तो बच्चा कंफ्यूज कहाँ करता है, सोचता है जो भौतिक अधिशोषण में सर कम बताए थे कि ज्यादा बताए थे, कम बताए थे, इसमें दिक्कत होता है। तो कम से में अधिक होगा तो पहले कम फिर अधिक, तो फिर बोलेगा अच्छा सर ये याद रहेगा, पहले कम वाला लिखना है। तो एक बार पता चल गया पहले कम वाला लिखना है तो बाद वाला अधिक होगा। लेकिन कहीं कोई बच्चा तो ठीक है, ये याद रखता है जो पहले कम वाला लिखना है, कम होता है और फिर अधिक होता है। तो ये यदि बच्चा याद रखता है जो ये पहले कम होता है, ऊर्जा का मान कम होगा, एंथैल्पी का मान कम होगा, सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा। लेकिन भौतिक में कि रासायनिक में कहीं ये पहले हेडिंग लिखवा गया आपका रासायनिक अधिशोषण और यहां लिख दिए भौतिक अधिशोषण, सब काम गड़बड़। तब कैसे पता चलेगा, कभी कंफ्यूजन होती है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद
कुछ वर्षों बाद कंफ्यूजन होती है, तब याद रखना। देखो भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल, क्या होता है दोनों में अंतर? ये होता है, ये हम लोग के पास क्या है, मार्कर है। मार्कर को बिना छेड़छाड़ किए हुए पहले कुछ देखो, ये ब्लैक नजर आ रहा है, जो छेड़छाड़ किए हुए बिना आपको इसके बारे में जो जो समझ में आ रहा है उसको बोलते हैं भौतिक अवस्था, और छेड़छाड़ करने के बाद कुछ करेंगे उसे बोलेंगे रासायनिक अवस्था। तो किसी चीज को छेड़छाड़ करने से पहले पहले देखोगे ना, कि पहले छेड़छाड़ी कर देना है, आपको पता नहीं चलेगा क्या है नहीं है, तो पहले देखेंगे तो पहले क्या आएगा, भौतिक आएगा, फिर रासायनिक आएगा। तो ऐसे करके हम सब समझ सकते हैं, जो पहले भौतिक होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा है, देखे रासायनिक मतलब तोड़ेंगे, टूट गया, गर्म करेंगे, पिघल जाएगा, जो होगा ये सब तो रासायनिक अभिक्रिया है। यहां देखे, अच्छा ठोस अवस्था में होता है ना, ठोस है, भौतिक गुण हो गया, है ना, काला नजर आ रहा है, काला रंग का होता है, क्या हो गया, भौतिक अवस्था हो गया। और गर्म करेंगे, अब रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया करना है, रासायनिक गुण क्या करना, छेड़छाड़ करना है, गर्म करिए, ठंडा करिए, किसी में जोड़ दीजिए, किसी में तोड़ दीजिए, ये सब कर रहे हैं रासायनिक गुण। तो पहले क्या होता है, भौतिक अवस्था। इसलिए अब ऐसे करके हम लोग समझेंगे, अच्छा पहले भौतिक होगा तब ना रासायनिक होगा, तो इसलिए पहले भौतिक लिख दिए फिर रासायनिक, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर होता है। तो अब क्या होगा, इसमें निम्न होगा, निम्न ताप होगा, निम्न ऊर्जा होगा, निम्न एंथैल्पी होगा, इसमें उच्च ताप होगा, अधिक सक्रिय ऊर्जा होगा, उच्च एंथैल्पी होगा। 3 पॉइंट तो मिल गया। ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, ये प्रकृति में विशिष्ट होता है। ये सब हम सब लिख देंगे, दोनों में अंतर। तो कोई दिक्कत, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लिखिए जल्दी से, अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, जल्दी से लिखिए, अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट में लिखिएगा भौतिक अधिशोषण और सेकंड में लिखिए रासायनिक अधिशोषण। फर्स्ट में भौतिक अधिशोषण और सेकंड में लिखिए रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और सेकंड में रासायनिक अधिशोषण। लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब लिखिए नीचे में भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। लिखिएगा भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। एक साइड में लिखो भौतिक अधिशोषण और दूसरे साइड में लिखो रासायनिक अधिशोषण। एक साइड में लिखो भौतिक अधिशोषण और दूसरे साइड में लिखना है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, दूसरे साइड में लिखो रासायनिक अधिशोषण। हेडिंग डाल दिए होंगे बाबू, हो गया, हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर इसका इंग्लिश भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। स्क्रीनशॉट इंग्लिश में जो आप लिखोगे, तो नहीं आप लिख पाए होंगे तो, है ना। तो अब देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या बोल रहे हैं, ये क्या होगा, ये प्रकृति में विशिष्ट होता नहीं है, ये प्रकृति में विशिष्ट होता है। जो रासायनिक अधिशोषण बनाएगा वो रासायनिक बंध द्वारा बनेगा। जो रासायनिक बना लिखा हुआ रासायनिक अधिशोषण, नाम से ही पकड़ना है, जो रासायनिक है उसमें कौन सा बंध होगा, रासायनिक बंध होगा। और ये इसमें दूसरा भौतिक में क्या होता है, वैन डर वाल बल, है ना। कौन सा बल होता है इसमें, कौन सा बल के कारण जुड़ा रहता है, वैन डर वाल बल। ये वैन डर वाल बल द्वारा जुड़ा होता है। तो इसमें वैन डर वाल बल द्वारा जुड़ा रहता है। वैन डर वाल बल क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो अब देखिए, और ये कौन सा बल हो जाएगा, ये रासायनिक बल द्वारा जुड़ा रहेगा।
इसमें कौन सा बंध होगा? ये रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा रहेगा, रासायनिक बंध बनाएगा। और इसमें कौन सा बल बनाएगा? कौन सा बंध बनाएगा? वंडरवाल बल या वंडरवाल बंध बनाएगा। ये प्रकृति में विशिष्ट क्या होगा? नहीं होता है, ये प्रकृति में विशिष्ट होता है। ये रिवर्सिबल नहीं, ये बोलेगा उत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय होगा, तो ये क्या होगा? अनुत्क्रमणीय होगा। ये इसमें निम्न ताप की सहायक होती है, तो इसमें उच्च ताप की सहायक होती है। ये क्या होगा? इसमें निम्न सक्रियण ऊर्जा की जरूरत होती है, इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की जरूरत होता है। इसमें निम्न एंथैल्पी, इसमें उच्च एंथैल्पी। ये सब हम सब क्या करने वाले हैं? अंतर लिख देने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिए दोनों में अंतर। एक साइड में आप लिख दिए भौतिक अधिशोषण, और दूसरी साइड में लिखना है आपको क्या? रासायनिक अधिशोषण। तो आप जल्दी से इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, भौतिक अधिशोषण में फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, लिखिए यह वंडरवाल बल के कारण, यह वंडरवाल बल के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, या वंडरवाल बल के द्वारा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। हो गया? इसमें लिखिएगा फर्स्ट में, हो गया? इसमें लिखिए यह रासायनिक बंध के द्वारा उत्पन्न होता है, यह रासायनिक बंध के कारण 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 उत्पन्न होता है। सेकेंड लिखिए, इसमें सेकेंड में भौतिक अधिशोषण में लिखिएगा यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। हो गया? इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। हो गया? और ये क्या होगा? अति विशिष्ट होगा प्रकृति में, तो लिखिएगा यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। हो गया? यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में डिफरेंस लिख रहे हो आप, देखिए यह उत्क्रमणीय होता है, इसमें लिखिएगा यह थर्ड में यह उत्क्रमणीय होता है, थर्ड में लिखिएगा यह उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय होगा। इसमें हो जाएगा थर्ड में लिखना यह अनुत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। हो गया? अब देखो इसके लिए क्या होगा? निम्न ताप सहायक होगा, और इसके लिए क्या होगा? उच्च ताप सहायक होता है ना? इसमें सब निम्न होता है। लिखिएगा फोर्थ पॉइंट में, लिखिएगा ये फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा भौतिक अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, निम्न ताप सहायक होता है, निम्न ताप सहायक होता है, निम्न ताप सहायक होता है। इसमें क्या लिखने वाले हैं?
इसके लिए कौन सा ताप सहायक होगा? उच्च ताप। तो लिखिएगा इसके लिए उच्च ताप सहायक होता है, इसके लिए उच्च ताप सहायक होता है। हो गया। अब देखो ताप यदि बढ़ाते हैं तो अधिशोषण क्या होगा? इसमें घटेगा, और इसमें ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा। एक दूसरे का उल्टा होता है। तो लिखिएगा फिफ्थ में यह ताप बढ़ाने पर, यह ताप बढ़ाने पर घटता है, यह ताप बढ़ाने पर घटता है। और ये क्या होगा? इसमें रासायनिक में क्या होगा? यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसमें क्या होगा? यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। हो गया। लिखिएगा इसमें 6 पॉइंट। हो गया। अब देखिए इसके लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होगा? निम्न। इसके लिए क्या होगा? उच्च। तो फिर लिखिएगा, इसमें लिखिएगा भौतिक अधिशोषण में 6 पॉइंट है ना, 6 होगा ना, किससे बना है? 6 है। इसके लिखिएगा यह, इसके लिखिए, इसे देखिए, इसके लिए निम्न सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके लिए निम्न सक्रियण ऊर्जा यानी कम, निम्न सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। इसमें लिखिएगा रासायनिक अधिशोषण में इसके लिए अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती है। हो गया। अब देखिए इसमें एंथैल्पी का मान क्या होगा? इसमें एंथैल्पी का मान निम्न होता है, इसमें एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो देखिए यहां पर 7 पॉइंट में इसका जो एंथैल्पी का मान होता है ये कम होता है, ये दे देगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इसका जो एंथैल्पी देगा वो देगा 30 से 240 किलो जूल पर मोल। किसी किसी बुक में दे देगा आपको क्या? किसी किसी बुक में देगा 80 से 240, आपके बुक में दिया हुआ है 30 से 240। तो जो हम सबको देगा तो वो एनसीईआरटी में वो लिख ले रहे हैं, किसी में देगा 80 से 240, लेकिन उच्च और निम्न तो है ही, निम्न और उच्च है ही। तो इसमें एंथैल्पी का मान कम होता है, इसमें एंथैल्पी का मान अधिक होता है। कितना होता है? इसमें 20 से 40 किलो जूल पर मोल, इसमें 30 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल, ऐसे करके लगभग देगा। तो लिखिए इसमें लिखिएगा भौतिक अधिशोषण में इसमें एंथैल्पी का मान, इसमें एंथैल्पी का मान कम होता है, कम होता है, कम होता है। ब्रैकेट में लिखना 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इसमें लिखिएगा रासायनिक में इसमें एंथैल्पी का मान अधिक होता है, इसमें एंथैल्पी का मान अधिक होता है, एंथैल्पी का मान अधिक होता है।
ब्रैकेट में लिखना 30 से 240 किलोजूल पर मोल। हो गया। एक लास्ट पॉइंट और लिख दो, काफी है। 3 4 4 लिख के दिखाना है आपको, पढ़ ले रहे ज्यादा, लेकिन जो 4 आपको पता है वो लिख देंगे हम सब एग्जाम में। इसका जो होगा, ये परत जो होता है, जो बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, तो एक परत, ये बहु आणविक परत होता है, ज्यादा आपका लेयर होता है। इसमें लेयर एक ही लेयर होता है, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा लेयर होता है परत, और इसमें क्या होता है, एक ही लेयर होता है। तो बहुत ज्यादा लेयर होगा, परत होगा, तो लिखेंगे इसमें यह बहु आणविक परत वाला होता है। और इसमें सिंगल परत होता है तो एकल परत होता है। ऐसे भी हम सब लिख सकते हैं इसमें, है ना। आपका मन करेगा इसमें लिख देंगे क्या, इसमें बहु आणविक परत होती है, इसमें बहु आणविक परत होती है। और इसमें लिखेंगे इसमें एकल परत होती है। लिख के दिखा दीजिए, लेयर होता है, इसमें बहु आणविक परत होती है, इसमें एकल परत होती है, एकल आणविक परत होती है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा हम लोग क्या हो गया, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो आप एक बार फिर से जल्दी से 1 मिनट के अंदर जल्दी से पढ़ लो इसको, जो लिखे हो जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इस दोनों में अंतर जो है, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए पूरा पॉइंट, जल्दी से। वो वांडरवाल बल बनाएगा, ये रासायनिक बनाता है कि कारण उत्पन्न होता है, ये विशिष्ट है, ये नहीं होता है, ये विशिष्ट होता है, ये कम ऊर्जा है, कम संकरण ऊर्जा है, कम एंथैल्पी है, निम्न ऊर्जा की सहायक होगा, निम्न ताप पर संभव होगा, ये सब उल्टा होता है। ये सब के सब एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, आई होप आप देख लिए होंगे। अब और थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चीज में, ठीक है। अब देखिए, स्पष्ट है आपका अधिशोषण। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण, ठीक है। तो ये क्या होता है समझिए इसके बारे में अब। उत्प्रेरण, कैटालाइसिस, कैटालाइसिस, ठीक है। ये कैटालाइसिस, ये होता है क्या, कैटालाइसिस समझिएगा, यानी उत्प्रेरक से ही उत्प्रेरण होगा। उत्प्रेरक जो बनेगा, ये घटना को बोलेंगे उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक होता है क्या, ये समझिएगा। नाम सब सुने होंगे आप केमिस्ट्री में उत्प्रेरक का, कितने बार क्लास में हम उत्प्रेरक का डिस्कस किए हैं, फिर से आप सुन लीजिए, ठीक है। ये 11th से पढ़ते आ रहे हैं आप सब, 11th में भी हमने डिस्कस किया था उत्प्रेरक का, 12 में तो कितने बार, क्योंकि हर चैप्टर में उत्प्रेरक का काम है, तो हर चैप्टर में उत्प्रेरक हम बोलते रहते हैं और वो हम बताते रहते हैं बच्चे को। आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो फिर से एक बार सुन लो अच्छे से। क्या होता है, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था, बर्जीलियस। ये आप सब जब छोटे बच्चे होंगे, हम तब की बात बता रहे हैं, कब का, 1835 ईस्वी का। फिर बोलेंगे सर हम कहां थे, पिछला जन्म की बात हम कर रहे हैं। 1835 ईस्वी में कौन, बर्जीलियस आया, ठीक है। और क्या सब बोला, फिर बोला सर आपसे मिला था। हाँ बाबू हमसे मिला था, तभी ना हम बता रहे हैं, बिल्कुल हमसे मिला था, ठीक है। तो क्या बोला बर्जीलियस, समझिएगा बर्जीलियस क्या बोला। फिर बोलेंगे सर इसका मतलब बर्जीलियस ही खोज किया था। हाँ बाबू बिल्कुल। तो बर्जीलियस क्या बोला समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कब की बात बता रहे हैं हम, 1835 ईस्वी का, ठीक है। ये बर्जीलियस। और बर्जीलियस क्या बोला समझिएगा ध्यान से। बर्जीलियस क्या बोला, जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसका नाम क्या बोला, उसका नाम दिया है क्या, वो उत्प्रेरक।
उसका नाम क्या होगा? बोला जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे उसका नाम क्या बोला? जो इसका नाम हो जाएगा इस पदार्थ का उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक जो बना और जो ये होने वाली घटना है उसे बोलेंगे उत्प्रेरण। होने वाली घटना को क्या बोलेंगे? उत्प्रेरण। यानी वैसा कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया का वेग को प्रवाहित करता हो, अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता हो, उसे बोलेंगे उत्प्रेरक। और ये होने वाली जो घटना है वो क्या कहलाएगा? उत्प्रेरण। ये कब की बात बता रहे हैं? 1835 ईस्वी में। किसने बोला था? बर्जेलियस ने। किसने बोला था? बर्जेलियस ने। बर्जेलियस ने। तो अब देखिए बर्जेलियस क्या बोला था? जो अभिक्रिया की दर को या अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है। और ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट है। ओस्टवाल्ड आया, और ओस्टवाल्ड आपको एक्चुअली पढ़ना नहीं है, आपका बुक में नहीं दिया है, लेकिन तो भी आप सुन लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लिखवाएंगे नहीं, आप समझा सकते हैं हम आपको इसमें, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। ओस्टवाल्ड आया क्या? वो ओस्टवाल्ड क्या बोला? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो अभिक्रिया की दर को घटा भी देता है, लेकिन वह पदार्थ अंतिम तक अपना रूप में परिवर्तन कुछ भी नहीं करता है। वो परिवर्तित नहीं होती है, वो अंत तक, अभिक्रिया के अंत तक वह अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, परिवर्तित नहीं होगा। उसे बोला क्या? नाम कुछ नहीं बोला, बोला ऐसा पदार्थ है उत्प्रेरक का नाम। फिर बोला उत्प्रेरक है। नहीं, ओस्टवाल्ड भी बोला था, लेकिन हम सबको सिलेबस में क्या बोला था? दे दिया है सिर्फ बर्जेलियस के बारे में। तो हम सब बर्जेलियस पढ़ेंगे, लेकिन लिख लेंगे सारा, क्योंकि सब मिलके बोलते हैं। कोई बोलेगा ये ठोस है, कोई बोलेगा ये काला है, दोनों ने पढ़ना है। मार्कर की बात कर रहे हैं हम। तो अब देखिए यहां पर तो उत्प्रेरक क्या होता है? सन 1835 में बर्जेलियस ने देखा क्या? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। और ये होने वाली घटना जो है क्या कहलाएगा? उत्प्रेरण कहलाएगा। जैसे जैसे आप खाना बना रहे हो, आप खाना जब बना रहे हो तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कुकर में जल्दी बन जाए, जल्दी के अनुसार जल्दी बन जाए। हम ऐसा काम क्यों करेंगे जब क्रिया बहुत लेट से हो? बिरबिल की खिचड़ी क्यों पकाने हैं आपको? जल्दी चाहिए, है ना? अब फास्ट ए रहा है, बहुत तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है। तो कोई कुकर है आपके पास, और कुकर में मान लीजिए कुछ भी बनाओ, चावल दाल कुछ भी बनाओ, उसमें 2 से 4 बूंद कोई तेल डाल दो। तो क्या करेगा? जो आपका लेयर होता है जल का, या उसमें जो अंदर में सब्सटेंस लेयर जो होता है, उसको लेयर को क्या करेगा? वो तोड़ देगा, तो पतला हो जाएगा। तो लेयर पतला हो जाएगा तो गर्म क्या होगा? जल्दी, तो खाना और पहले जल्दी बनेगा, और तेल उसमें से मिलेगा नहीं। तेल बगल में कहीं पर एक साइड में ऐसे करके पड़ा होगा, है ना? बाद में कहीं तेल एक साइड में आ जाएगा। सब्जी बना रहे हैं, तेल थोड़ा डाल देंगे, अब जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसको लेयर को तोड़ देता है वो तेल। तो तेल यहां पर हो जाएगा उत्प्रेरक। अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, लेकिन खाना को जल्दी बना दिया, काम जो करना था वो कर दिया। इसमें भाग नहीं लेना है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेना है, लेकिन अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देगा। उसे क्या बोलते हैं आप? उत्प्रेरक। यहां हमारा तेल हो जाएगा उत्प्रेरक। अब यहां पर समझिए फिर से, अब कहीं कहीं आप सुने होंगे, अच्छा सर नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, क्या करते हैं? तो सुने होंगे क्या? आटा का थोड़ा थोड़ा गूंथ के 3-4 ऐसे बना के उसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा? आटा का, अब आटा का पाउडर नहीं छीट देने हैं, पाउडर नहीं बोल रहे, पाउडर छीट दो। ऐसे आटा को गूंथ के अब क्या करेंगे? छोटा छोटा टुकड़ा है ना गुथा हुआ, आप सब्जी में डाल देंगे। वो क्या करेगा? नमक को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो अपना काम कर दिया, लेकिन वो अपरिवर्तित रहेगा। वो ऐसे कहीं पर है, अपना नमक उसमें थोड़ा क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लिया। बाद में क्या करेंगे? 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद उसमें हटा दीजिए आटा, जो गुथा हुआ था उसको हटा लेंगे, नमक को कम कर देगा। तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, उसको हटा दीजिए सीधे, जैसे डाले फिर बाद में आप हटा लीजिए, नमक कम हो जाएगा। कहीं तीखा हो जाता है तो बोलेंगे सर घी डाल दो, सुने हैं आप सब? घी डाल लीजिए, तीखा कम हो जाएगा। घी पूरा मिल जाता है क्या? ना, कहीं पर एक साइड में है, लेकिन तीखा क्या हुआ?
कम कर दिया। फिर एक बच्चा को बोला अच्छा नमक कम करना, एक बच्चा बोला सर ये तो हम भी बता सकते हैं। बोले कैसे? बोला सर सब्जी कितना है? बोले मान लो इतना है। बोला सर जितना सब्जी है और नमक ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, एक आधा बाल्टी पानी डाल देंगे, सर नमक तो कम हो गया। बिल्कुल बाबू आप सही बोले, नमक तो कम हो गया, लेकिन पानी जो अब उसमें डाल दिए हैं आप तो क्या होगा, तो पानी तो उसमें मिल गया पूरे, और जब पानी उसमें मिल गया तो क्या वो अभिक्रिया में भाग ले लिया? नमक जरूर कम कर दिया लेकिन अभिक्रिया में भाग ले लिया ना, तो कैटलिस्ट पानी कहां से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभिक्रिया में भाग तो ले लिया क्योंकि पानी पूरा घुल गया। फिर बोलेंगे पानी हटा देंगे, तो उतना पानी हटा देंगे कैसे? वेपर करोगे, वेपराइजेशन करोगे, तो फिर तो नमक उतना ही रह जाएगा। इसलिए पानी अभिक्रिया में भाग ले लिया, इसलिए नहीं, भाग नहीं लेना अभिक्रिया में। यानी वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो लेकिन अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करता हो, बढ़ा देता हो, उसे हम सब क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। और इसको होने वाली घटना जो है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, सिंपल है। ये बर्जेलियस ने बोला है, ठीक है, ओस्टवाल भी बोला था। हाँ, अभिक्रिया की दर को घटा भी देता है। जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को घटा देता है, अभिक्रिया को दर को बढ़ा घटा दोनों देता है, इनमें से कोई नहीं। यदि दोनों ऑप्शन वाला है तो दोनों ऑप्शन वाला टिक मारो, क्योंकि अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। लेकिन कहीं दे देगा अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया को दर को घटा देता है, इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। और कहीं दोनों दिया हुआ है एवं दोनों, तो दोनों होगा, क्योंकि कुछ ऐसे अभिक्रिया की दर है जो घटाता भी है, उसको जो बढ़ा देता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। जो घटा देता है उसको निगेटिव कैटलिस्ट, है ना, ऋणात्मक उत्प्रेरक या ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो हम सबको दोनों के बारे में समझना है ना। इसका प्रकार भी हम आपको बताएंगे, प्रकार भी बहुत आसान लगा। तो बस है तो एक लाइन का, झूठ से बात बना रहे हैं हम सब। बर्जेलियस ने क्या बोला 1835 ईस्वी में? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करता है, लेकिन अभिक्रिया के अंत तक वो अपरिवर्तित होता है ना, अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है। वह पदार्थ क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। और इससे होने वाली घटना को उत्प्रेरण कहला जाता है या कहा जाता है। बताओ, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, समझ गए? यानी क्या होगा? वैसा कोई पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता हो और लेकिन अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता हो, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो, उसे बोलेंगे उत्प्रेरक, और ये घटना को बोलेंगे उत्प्रेरण। स्पष्ट है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से अब लिखिए, आप उत्प्रेरण हेडिंग डाल दीजिए, कैटालिसिस। जल्दी से हेडिंग डालना बाबू, कैटालिसिस। समझना है थोड़ा अच्छा से, लिखना है फास्ट, समझना है तेज से, जल्दी से करिए, जल्दी से। उत्प्रेरण, कैटालिसिस। लिखिएगा। अब इसी को बात बढ़ा करके लिखेंगे, बर्जेलियस का भी नाम दे देते हैं। लिखिएगा, सन 1835 ईस्वी में, सन 1835 ईस्वी में बर्जेलियस ने देखा कि क्या देखा, देखते हैं कि देखा कि बड़ा करने के लिए ये बात बना रहे हैं हम सब, है ना। देखा कि क्या देखा, देखिए, है ना, कि बर्जेलियस ने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को अथवा अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है,
बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, उसका नाम उत्प्रेरक रखा, उसका नाम उत्प्रेरक रखा। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। फिर दूसरे शब्दों में लिखिएगा, वे पदार्थ जो, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता हो, 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 परंतु 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 बढ़ा देता हो, परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो, 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 उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। एवं एवं यह घटना, एवं यह घटना को, एवं यह घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है, उत्प्रेरण कहा जाता है, उत्प्रेरण कहा जाता है। उत्प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेरक आप समझे, यह दो प्रकार का होता है। एक का नाम दे दिया समांगी उत्प्रेरण और एक का नाम दे दिया विषमांगी उत्प्रेरण, है ना? तो ये ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। एक है समांगी उत्प्रेरण, एक है विषमांगी उत्प्रेरण। है सर, ठीक है ना? हाँ सर सही है, देख लो सर, बच्चा सबको बता रहे हैं। हाँ, बहुत दिन के बाद रॉय सर आए हैं, है ना? और बिल्कुल स्वस्थ है, पूरा एकदम मोटा ताजा होके आए हैं, पूरे खाना उना घर का खूब खा रहे हैं। तो आइए यहां पर, तो क्या बताना चाह रहे हैं, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं ये दो प्रकार का होता है। कौन? उत्प्रेरण की बात कर रहे हैं, उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो एक समांगी का होमोजीनियस कैटलिस्ट और विषमांगी का हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। बहुत ही आसान आपको लगेगा, तो समझिएगा। यहां पर पहले हेडिंग डाल रहे हैं, यानी उत्प्रेरक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये बहुत ही आसान लगेगा आपको, ये हम लोग को समझना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारेंगे ना है आप लोग को। तो देखिए ये दो प्रकार का होता है। एक का नाम है समांगी, एक का नाम है क्या? समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, और एक का नाम दे दिया है क्या? विषमांगी उत्प्रेरक। एक का नाम क्या है? विषमांगी उत्प्रेरक। ये दो प्रकार का होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए, तो समांगी उत्प्रेरक क्या होता है? जो कोई भी मान लेते हैं, यहां पर समझना, आप उत्प्रेरक समझ चुके हो आप। अब यहां पर हम समांगी की बात कर रहे हैं, यानी ए है और ए से आपको बन गया है बी। ए है, ए से बना है बी, तो जल्दी बन जाए इसके लिए क्या करना होगा? यहां पर हम कुछ कैटलिस्ट डालना चाहते हैं, कैटलिस्ट डाल दिए हम सब सी।
तो इस साइड में जो होता है उसे बोलते हैं आप अभिकारक, बोलते हैं ना, अभिकारक बोलते हैं ना। इस साइड जो रहता है उसे क्या बोलते हैं आप, उत्पाद, है ना। और यहां पर क्या डालते हैं आप, उत्प्रेरक। तो देखो इस साइड से मतलब नहीं है। यदि ये कैटलिस्ट और अभिकारक ये दोनों के दोनों समान अवस्था में रहता है उसे बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। बोलेंगे सर समान अवस्था ना समझे। समान अवस्था मतलब ये होगा ठोस तो ये भी ठोस हो, ये द्रव तो ये भी द्रव हो, ये गैस तो ये भी गैस हो। ये दोनों यदि समान अवस्था में रहेगा तो समांगी, और इस दोनों में यदि असमान रहेगा तो विषमांगी। पहचान जाएंगे। यदि यहां पर ये गैस रहे तो यहां पर भी ये गैस होना चाहिए, समझेंगे, समांगी। और एक गैस है, एक ठोस हो जाए, एक द्रव हो जाए तो विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, तो समान अवस्था है कि नहीं। इसका मतलब बोलेंगे सर आप ये बताना चाह रहे हो जो जब कोई किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और यदि असमान अवस्था में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। हाँ बाबू बिल्कुल यही तो बोल रहे हैं हम। यदि फिर बोलेंगे सर आप देखिए यहां पर और एग्जाम्पल थोड़ा देते, बिल्कुल दे रहे हैं यहां पर हम और एग्जाम्पल आपको। तो देखिए यहां पर यदि हम आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे N2 है, नाइट्रोजन यहां पर हमारा गैस है, हाइड्रोजन है, यहां पर भी ये हमारा गैस है, और इससे बन गया यहां पर NH3, ये भी हमारा गैस है। ये बैलेंस कर दिए, ये बैलेंस है। ये जल्दी बन जाए इसके लिए कैटलिस्ट डालते हैं। यहां मान ली डाल दिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये गैस। तो देखो यहां पर क्या बना उससे मतलब नहीं है, यहां पर कैटलिस्ट क्या है, गैस है। कैटलिस्ट क्या है, गैस है। और यहां पर भी क्या है, सब गैस है, नहीं है, ब्रैकेट में दिया हुआ तो गैस है। तो ये गैस है, गैस है तो क्या बन जाएगा, ये समांगी उत्प्रेरक है। लेकिन यहीं पर NO के जगह पर मेरे बाबू, NO के जगह पर यदि हम यहां पर एल्युमिनियम डाल दें, है ना, और यहां पर ये आपका ठोस है, ये S लिखा हुआ ठोस है, तो ये तो गैस है और यहां पर ये ठोस हो गया, तब ये कौन सा हो जाएगा, विषमांगी। तब हो जाएगा विषमांगी। हम क्या बताना चाह रहे हैं फिर समझिए, आप समझ गए होंगे मुझे पता है। फिर से यहां पर देखिए, फिर से देखिए यहां पर मान लेते हैं ये S है, ये सल्फर है ना, यहां पर ये सॉलिड है, यहां पर ये O2, ये हमारा गैस है, ये बन गया आपका SO2, ये यहां पर गैस। यहां पर कुछ भी डालोगे ना, ठोस रहे, द्रव रहे, गैस भी, देखो तो ये अलग अलग है ना, यहां भी तो पूरा सेम चाहिए। ये हो जाएगा कौन सा, विषमांगी। क्यों, यहां पर तुम ठोस डालो या द्रव डालो या गैस डालो, ये तो सब सेम नहीं ना है ना। लेकिन यहीं पर फिर से यदि यहां पर दे दे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका गैस है, यहां पर फिर से ये O2 है, ये हाफ O2, ये भी आपका गैस है, और यहां पर हम आपको SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस है। बताओ तो ये समांगी की विषमांगी, कुछ नहीं। अभी कैटलिस्ट डालोगे तब ना, सीधे बोलोगे समांगी। अरे वाह, कहां से, अभी कहां से, अभी पहले कैटलिस्ट डालो। अब यहां पर कैटलिस्ट हम डाल देते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। अब बताओ यहां गैस है और यहां भी तो गैस है, यहां भी तो गैस है, तो क्या हो जाएगा, समांगी। और यहां पर देखिए फिर से, यदि यहां पर हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हटा दें और यहां पर प्लैटिनम डाल दे और सॉलिड डाल दिए, अब यहां पर ठोस अवस्था S लिखा हुआ है और यहां पर गैस है, तब क्या हो जाएगा, विषमांगी कैटलिस्ट। होगा कि नहीं होगा, स्पष्ट है कि नहीं, समांगी और विषमांगी। यानी अभिकारक का अभिकर्मक का अवस्था
और उत्प्रेरक का अवस्था समान अवस्था में रहेगा तो समांगी उत्प्रेरक, और असमान रहेगा तो विषमांगी उत्प्रेरक। स्पष्ट है? रट्टा मारना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और एग्जाम्पल हम लोग कोई भी दिखा सकते हैं। तो यहां पर पहले हेडिंग डालेंगे, ये दो प्रकार का, फिर एक एक करके लिखेंगे। तो लिखेगा उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में लिखिएगा समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। इंग्लिश में यू कैन राइट होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। और सेकेंड में लिखना है विषमांगी उत्प्रेरक, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, विषमांगी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का स्पेलिंग पता है ना बाबू आपको? CATALYST। अरे रुक ना भाई, इतना उबियाल है का लगे। हेलो, चेक नहीं करने देगा। लीजिए सर, सनम ही आज घुसियाता इन लोग पर। हेलो हेलो हेलो, अरे हाथ बेवकूफ है। हेलो हेलो, लीजिए। वो बंद हो गया ना कि साथ में किए? उतना फोन उठाइएगा तो नहीं बच पाइएगा। हेलो, आवाज तो सही था सर, सही था आवाज। हेलो, अभी एक बार फिर से आवाज आप देख सकते हैं। आवाज एक्चुअली थोड़ा ये हो गया था बाबू, कुछ बच्चा बोला सर आवाज जो है ये, अब तो सही होगा आवाज। सही है सर, देख लिए आप, पहले भी सही था आवाज एक्चुअली। चलिए, कोई बच्चा बोला आवाज थोड़ा कम है क्या,
उनका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया होगा या उनका मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। आइए यहां पर, तो ये देखिए क्या होगा, ये गैस है, ये गैस है, यहां पर गैस डाल दिए तो यहां पर हम सबका बन गया क्या, ये जो भी बना ये हम सबका समांगी है, समांगी उत्प्रेरण होगा। और फिर से यहां पर कोई और भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको मन करेगा वो ले सकते हैं। जैसे यहां पर लेते हैं CH3, ये COO, और यहां पर भी है फिर से CH3, ये हम सबके पास मान लिक्विड है, यहां पर ये H2O है, यहां पर ये लिक्विड है ना। थोड़ा यहां लिख देते हैं, थोड़ा पेज हम सबके पास कम है। यहां पर ये हो गया CH3 COOH, ये भी हमारा लिक्विड, और यहां पर CH3OH, यहां भी लिक्विड है। और यहां पर कोई कैटलिस्ट डालते हैं, वो कैटलिस्ट हम डालते हैं लिक्विड ही, ये HCl यहां पर लिक्विड, ठीक है। देखिए ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इससे क्या मतलब है, क्या है, ये सब के सब क्या हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण। तो आप समझ चुके हो आप पहले से, समांगी उत्प्रेरण किसे बोलते हैं, जब समांगी मतलब समान से मतलब है, यानी उत्प्रेरक का अवस्था और अभिकारक का अवस्था समान रहेगा, तो बोलेंगे हम सब क्या, समांगी उत्प्रेरक। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिएगा समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण का हेडिंग डालिए आप, समांगी उत्प्रेरण या समांगी उत्प्रेरक हेडिंग डाल दो, जल्दी डाल दिए। लिखिएगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें 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 अभिकारक एवं अभिकारक एवं अभिकारक एवं अभिकारक एवं उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्प्रेरक उत्प्रेरक समान अवस्था में, समान अवस्था में, समान अवस्था में होता हो, समान अवस्था में होता हो, समान अवस्था में होता हो, उसे 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 समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जल्दी से एग्जाम्पल लिख के दिखा दो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप लिखिए, या यू हैव ओनली 30 सेकेंड, ओके, सो राइट डाउन शॉर्टली फास्टली, जल्दी करना। जल्दी करिए, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बाबू, अब देखिए, अब लिखेंगे क्या, विषमांगी कैटलिस्ट। देखिए विषमांगी कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें विषमांगी कैटलिस्ट में क्या होगा, अभिकारक का अवस्था और उत्पाद, अभिकारक का अवस्था और उत्प्रेरक का अवस्था भिन्न होना चाहिए, है ना, ये नहीं पढ़े आप। यानी यहां पर देखिए, यहां जो होगा, मान लेते हैं ये N2 है, ये आपके पास गैस है, प्लस यहां पर फिर से ये 3H2 है, यहां पर ये गैस है, इस पर हम डाल दे दिए Al2O3, और यहां पर ये सॉलिड है। तो बताइए बन तो गया हम सबके पास क्या, ये NH3, यहां पर ये भी गैस रखे, उससे क्या मतलब है, ये ठोस है और ये गैस है, इस दोनों का अवस्था समान नहीं होके असमान हो गया, तो इसे बोलेंगे विषमांगी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यहां पर देखिए फिर से आप, यदि आप इस बार यहां डाल देते हैं SO2 है,
और इस पर ये बन गया, यहां पर ये हमारा गैस है, प्लस यहां पर ये हाफ O2 है, यहां पर ये गैस है, और यहां पर हम डाल दिए हैं, ये गैस है, ये डाल दिए हैं यहां पर प्लेटिनम, ये आपका सॉलिड है, ये बन जाएगा हमारा SO3, है ना, ये गैस, ये दोनों का देखिए अवस्था हमारा क्या होगा, चेंज है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा विषमांगी, होगा कि नहीं होगा, तो लिखिएगा विषमांगी उत्प्रेरक में जल्दी से, विषमांगी उत्प्रेरक, समझ चुके हो आप अच्छे से, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बिल्कुल समझिएगा, आप अपने मन से लिखना है, स्टूडेंट राइट इन ओन वर्ड्स, जल्दी करिए, लिखिएगा वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें, वैसा अभिक्रिया जिसमें, जिसमें जिसमें अभिकारक, अभिकारक एवं उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक दोनों असमान अवस्था में, दोनों असमान अवस्था में, दोनों असमान अवस्था में होता है, होता है, होता है, वह उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, वह उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, वह उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जल्दी से लिखो आप, बी फास्ट। दोनों असमान है, हो गया होगा, लिख लिए होंगे। देखिए, तो आज आप पढ़े भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, उत्प्रेरक के बारे में, ये सब जो भी आप पढ़े हैं सब आप समझे हैं, अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है, बिल्कुल रटना नहीं है। आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, मुझे पता है यदि आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लोगे, कोई भी टॉपिक यदि बता दिए हैं तो आप वो अच्छे तरीके से लिख सकते हो, किसी को बता सकते हो। और पढ़ना ऐसे है जो किसी को हम भी बता पाए, किसी को हम भी समझा पाए, ठीक है, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस वाले स्टूडेंट्स हमेशा समझने पर विश्वास करता है, इसलिए आप समझते होंगे और समझ के आगे जाते रहेंगे। समझ जाएंगे तो आप किसी को एज इट इज बता सकते हो, उसको बोले बट तुम्हारा क्लास छूट गया है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट और तगड़ा होगा। रिवीजन जरूर करते रहेगा, रिवीजन नहीं करेगा तो फिर कंफ्यूजन होगी। रिवीजन सारे का आपके पास टाइम बचता है तो फर्स्ट चैप्टर से फिर से उठाओ, 5वां चैप्टर तक देख लो, टाइम का आपके पास तो नोट्स है हर चैप्टर का, हर पेपर का। आप रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहिएगा, जितना बेस्ट हो पाएगा उतना बेस्ट हम सब कर ही रहे हैं। मन करेगा तो लाइक कर देना, नहीं मन करेगा तो मत करना। सब्सक्राइब जो किए हो वो सही है, जो ना किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस क्योंकि आपको जब जब क्लास होगी, जितने भी टाइम, कभी कभी टाइम हम सब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फिजिक्स के बदले में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बदले में मैथ, मैथ के बदले में फिर केमिस्ट्री, ऐसे करके चेंज हो जाता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब कौन सा पेपर है, वो कॉपी लेके आप रिवीजन करके बैठोगे तो आपको बेस्ट फील होगा अंदर से भी, और जब बेस्ट फील होने लगेगा तो आप बच्चे मेरे बेस्ट करोगे। तो आज हम सब इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में, उसमें थॉमस ग्राहम क्या बोला था 1861 ईस्वी में, वो आया था और क्या सब बोल के गया था, हम बताएंगे आपको काफी डिटेल से। जब आप सब छोटे बच्चे होंगे तब की बात बता रहे हैं, 1861 ईस्वी में बताएंगे क्या किया है थॉमस ग्राहम, जो कि कहां का है, अंग्रेज है, इंग्लैंड का, ठीक है। वो क्या बोला है कोलाइड के बारे में, क्रिस्टलॉइड के बारे में, इस पर डिस्कस करेंगे, और कैसे मिश्रण होता है, कैसे रासायनिक मिश्रण बोलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार विलियन का जो आप पढ़े हो, विले और विलायक, वो भी हमें थोड़ा काम पड़ेगा। आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, सब पढ़े हो, लेकिन कुछ बच्चा सब बोला है थोड़ा
जो अगल बगल का जहानाबाद का है या अगल का बगल का है थोड़ा उसको नहीं हो पाया है, आप चिंता मत करो, आप बने रहो, है ना। आपको जो यहां पढ़ रहे हो उसमें दिक्कत नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करिए। जो आपको नहीं भी हुआ है वो भी हम आपको करवाएंगे, आप धैर्य रखो मेरे बच्चे, आप चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जहानाबाद वाले बच्चे थोड़ा विशेष करके आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो छुटा हुआ है वो भी हम आपको करवाएंगे। और मसूरी वाला जो बच्चा है, जो पटना जिला का बच्चा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि वो तो अच्छे तरीके से शुरू से सीरियली में कर ही रहे हैं। कुछ बच्चे का वहां का फोन आता है जो सर हम लोग को नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आपको कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं हुआ था वो हम आपके लिए स्पेशल बताएंगे, आप चिंता नहीं करिए। और वो भी मनोहर पोथी लगेगा, आप चिंता नहीं करना है, ठीक है। मनोहर पोथी, हाँ बिल्कुल, बहुत आसान लगेगा, सब चैप्टर आसान है, हर जगह आसान है, बस समझना है और समझाते ही है, बस, क्योंकि रटवाते नहीं है, ना रटवाए हैं कभी किसी बच्चे को। 1 से लेकर 16 चैप्टर तक तुम जाएगा, 16 के 16 चैप्टर तुमको आसान लगने वाला है, और आप ऐसे पढ़ो जो किसी को पढ़ा सकते हो, और बिल्कुल तुम ऐसे करने वाले हो, अब चिंता नहीं करिए। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। जो सब्सक्राइब किए हैं वो कर लीजिए, नहीं किए हैं वो कर लीजिए, जो किए हैं वो बहुत अच्छी बात है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद मिलेंगे, अभी कोई क्लास फिलहाल नहीं है, ठीक है। कल से और भी पेपर सब होगा, कल से मैथ सब भी होगा, है ना। तो वो आपको शेड्यूल लग जाएगा, आप देखेंगे, टाइम आगे पीछे थोड़ा हो सकता है ऐसे करने के लिए, तो आप देखिएगा, ठीक है। आज हम सब इतना ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, पढ़ रहे हो अच्छे सही से, चलो, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।